एक तरफ अपनी सालों की मेहनत की कमाई से परिवार को एक सुरक्षित छत देने की खुशी, और दूसरी तरफ ईएमआई का वो बोझ जो एक फाइनेंशियल ट्रैप भी बन सकता है। तो सवाल ये है कि लोन पर घर लेना आखिर फायदा है या नुकसान? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या अपना घर खरीदना हमेशा ही सबसे समझदारी वाला फाइनेंशियल फैसला होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, इमोशंस और मैथ्स दोनों को साथ लेकर। देखिए, घर खरीदने का मामला सिर्फ पैसों का नहीं होता, इसमें इमोशंस भी जुड़े होते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इक्विटी का। एक तरफ लॉजिक और फाइनेंस का तराजू है, तो दूसरी तरफ इमोशन और सिक्योरिटी का। बार बार घर बदलने की टेंशन से आजादी, मतलब स्टेबिलिटी, समाज में एक पहचान, एक प्राइड ऑफ ओनरशिप, और अपने घर को अपनी मर्जी से सजाने की आजादी। ये वो इमोशनल फायदे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इमोशन और लॉजिक के बीच की इस कश्मकश को समझेंगे, फिर घर की असली कीमत जानेंगे, लोन और रेंट की सीधी टक्कर देखेंगे, फैसला लेने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और आखिर में घर खरीदने से पहले कुछ बहुत जरूरी चेक्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए अब इमोशन से थोड़ा हटकर सीधे सीधे गणित पर आते हैं। एक घर की असली कीमत क्या होती है, और जो बेस प्राइस हमें बताया जाता है उसके नीचे क्या क्या छिपा होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा, रियल एस्टेट का आइसबर्ग। जो कीमत हमें दिखती है वो तो बस इस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली खर्चा तो पानी के नीचे छिपा हुआ है। ये मानकर चलिए कि प्रॉपर्टी की बेस प्राइस से हमेशा 8 से 15% ज्यादा का बजट लेकर चलना ही पड़ता है। तो ये छिपे हुए खर्चे आखिर हैं क्या? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, जो देखते ही देखते लाखों में पहुंच जाता है। फिर अगर कोई खास लोकेशन वाला घर पसंद आ गया, जैसे पार्क फेसिंग या कॉर्नर वाला, तो पीएलसी और पार्किंग के लिए अलग से पैसे देने को तैयार रहिए। और हाँ, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जीएसटी और कॉर्पस फंड का बिल भी आपका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग और लीगल फीस जैसे छोटे मोटे खर्चे भी हैं जो मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। 39,40,000 रुपए। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, क्या हो सकता है ये एक ऐसा आंकड़ा है जो होम लोन की पूरी सच्चाई सामने ले आता है। और ये रहा जवाब। ये है होम लोन का, कह सकते हैं, डार्क साइड। मतलब अगर 30 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए लिया जाए तो बैंक को सिर्फ ब्याज के तौर पर लगभग 39.4 लाख रुपए एक्स्ट्रा चुकाए जाते हैं। यानी 30 लाख के लोन के बदले कुल 69.4 लाख रुपए की वापसी। सोचिए, ये है लंबी अवधि के लोन की असली कीमत। तो फिर क्या करें? अपने पैसे से घर खरीदें या होम लोन लें? चलिए इसे समझते हैं। अपने कैश से खरीदने का फायदा यह है कि कोई ईएमआई का स्ट्रेस नहीं, पूरी शांति, और बिल्डर से अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। लेकिन नुकसान ये है कि सारा पैसा एक ही जगह ब्लॉक हो जाता है, जिससे इमरजेंसी में दिक्कत हो सकती है। वहीं होम लोन लेने से आपकी सेविंग्स बची रहती है और इनकम टैक्स में भारी छूट मिलती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है लंबे समय तक भारी ब्याज चुकाना। अब बात करते हैं लोन के सबसे बड़े फायदे की, यानी टैक्स सेविंग्स की। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था को देखें तो सेक्शन 24B के तहत लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की छूट मिलती है, और सेक्शन 80C में प्रिंसिपल पेमेंट पर 1.5 लाख तक की छूट। और यहाँ एक प्रो टिप है, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर ज्वाइंट लोन लेते हैं तो दोनों अलग अलग ये छूट क्लेम कर सकते हैं, जिससे कुल टैक्स डिडक्शन सालाना 7 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े मुकाबले पर। लोन पर घर खरीदें या रेंट पर रहकर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें? यहाँ हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का खेल। तो हमारे सामने 2 रास्ते साफ साफ हैं। ऑप्शन ए, एक भारी भरकम डाउन पेमेंट देकर घर खरीदना और फिर हर महीने ऊंची ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्चा उठाना। और ऑप्शन बी, कम किराए पर रहना, डाउन पेमेंट के पैसे को इन्वेस्ट करना, और जो ईएमआई और किराए के बीच का फर्क है उसकी हर महीने एसआईपी शुरू करना। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी एक ऑप्शन चुनने के लिए दूसरे ऑप्शन के फायदे को छोड़ देना। इसे विवेक की कहानी से समझते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल सच्चाई है। मान लीजिए विवेक ने 35 लाख का घर खरीदा जिसकी ईएमआई 25,000 रुपए है। 20 साल बाद उस घर की वैल्यू लगभग 1.12 करोड़ हो जाती है। अब दूसरा सिनारियो,
विवेक 10,000 रुपए महीने के किराए पर रहता है और बचे हुए 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर देता है। 20 साल बाद 12% के औसत रिटर्न पर भी उसकी एसआईपी की वैल्यू 1.50 करोड़ हो सकती है, और अगर रिटर्न 15% मिला तो यही वैल्यू 2.28 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। अब जरा रियल एस्टेट और एसआईपी की सीधी टक्कर देखिए। लिक्विडिटी, यानी जब पैसे की तुरंत जरूरत हो, रियल एस्टेट से पैसा निकालने में महीने लग सकते हैं, जबकि एसआईपी का पैसा कुछ ही दिनों में बैंक खाते में आ जाता है। रिटर्न्स, रियल एस्टेट में सब कुछ लोकेशन पर निर्भर करता है, औसतन 7 से 12% मिल सकता है। वहीं एसआईपी मार्केट के उतार चढ़ाव से जुड़ा है, लेकिन लंबे समय में 12 से 15% तक का रिटर्न दे सकता है। और मेहनत, रियल एस्टेट में किराएदार, रिपेयर और कानूनी काम का सिरदर्द है, जबकि एसआईपी में जीरो एफर्ट, सब कुछ प्रोफेशनल संभालते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद फैसला कैसे लें? चलिए अब एक सिंपल टूल किट देखते हैं जिससे सही जवाब खोजने में मदद मिलेगी। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। यह है रेंटल यील्ड। ये एक बहुत जरूरी मेट्रिक है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले साल भर के कुल किराए को प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट से डिवाइड करें और 100 से गुणा कर दें। इससे आपको एक प्रतिशत मिलेगा, और वो प्रतिशत इस 4% रूल गेज पर काम आता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे समझ लीजिए। अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 4% से कम है तो फाइनेंशियली रेंट पर रहना ज्यादा स्मार्ट है। भारत में ज्यादातर प्रॉपर्टीज का यील्ड 2-3% ही होता है, लेकिन अगर यील्ड 4% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी अच्छी कीमत पर मिल रही है और रेंट भी अच्छा है। ऐसे में लोन लेकर घर खरीदना एक बेहतर सौदा हो सकता है। तो फैसला लेने का रास्ता कुछ इस तरह का होना चाहिए। स्टेप 1, घर खरीदें अगर एक ही शहर में 15 साल से ज्यादा रहने का प्लान है और इमोशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2, रेंट और एसआईपी का रास्ता चुनें अगर नौकरी की वजह से शहर बदलना पड़ सकता है और लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन है। और स्टेप 3, इन दोनों के बाद 4% रूल का इस्तेमाल करके अपनी चुनी हुई प्रॉपर्टी पे फाइनल गणित वाला चेक जरूर लगाएं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण के बाद आपका फैसला खरीदने की तरफ है तो ये रहा आपका लास्ट मिनट सेफ्टी नेट। घर लेते वक्त ये 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। पहली, हिडन कॉस्ट्स और सालाना मेंटेनेंस को अपने बजट में जोड़ना भूल जाना। दूसरी, डाउन पेमेंट के चक्कर में अपना पूरा इमरजेंसी फंड खाली कर देना। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, अपनी इन हैंड सैलरी के 40% से ज्यादा की ईएमआई बांध लेना। इससे भयंकर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। और ये है कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगे। प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले हमेशा प्री अप्रूव्ड लोन ले। बिल्डर से हमेशा ऑल इंक्लूसिव प्राइस लिखित में मांगे ताकि कोई लास्ट मिनट सरप्राइज ना मिले। अपना सिबिल स्कोर 750 से ऊपर रखें ताकि सस्ती ब्याज दरें मिले, और कम से कम 20% डाउन पेमेंट के लिए कैश हमेशा तैयार रखें। अच्छा, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले रहे हैं तो एक और जरूरी फैसला लेना होता है, प्री ईएमआई या फुल ईएमआई। प्री ईएमआई में शुरू में सिर्फ ब्याज देना होता है जिससे ईएमआई कम लगती है, लेकिन आपका मूलधन कम नहीं होता। फुल ईएमआई में पहले दिन से ही मूलधन और ब्याज दोनों जाते हैं। ये शुरू में भारी पड़ती है, लेकिन इससे लोन जल्दी खत्म होता है और कुल लागत भी कम आती है। हमारी सलाह, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमेशा फुल ईएमआई ही चुनें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद क्या फैसला बनता है, घर खरीदना या किराए पर रहना? देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सही जवाब वही है जो किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन, जिंदगी के लक्ष्यों और अनुशासन के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। आपका क्या प्लान है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। लोन लेकर घर खरीदेंगे या रेंट पर रहकर एसआईपी करेंगे? अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही क्लियर और सीधे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।